हेलो बच्चों, चलिए आइए हम जहाँ तक पढ़ ली उसके आगे देखते हैं। अभी हम पहले पढ़ लेते हैं संक्षारण। ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा। ठीक है, संक्षारण एक तरह की रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? रासायनिक। जैसे कि प्रकृति में जब धातुएं का जैसे कार्बोनेट ऑक्साइड या नाइट्रेट या सल्फेट आदि के लवणों के का निर्माण करके धीरे धीरे क्या होते हैं? नष्ट होते रहते हैं। तो इसी क्रिया क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक संक्षारण, एक विद्युत रासायनिक संक्षारण। ठीक है, एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा लोहे के ऊपर जंग लगना, ये आपके सिलेबस में यही पूछा भी जाता है। ठीक है, विस्तार पूर्वक समझाने के लिए आ जाता है। तो लोहे के जंग का निर्माण विद्युत रासायनिक संक्षारण से होता है, अर्थात लोहे में जंग लगना एक सेल अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? सेल अपक्रिया। इसमें भी कैथोड एनोड का काम मतलब होगा। ठीक है, सर्वप्रथम लोहे में जल के H+ आयन, जल से क्या आते हैं? H+। जब नमी के संपर्क में आएगा या फिर नमवायु के संपर्क में आएगा तो इसमें क्या होगा? जल होगा। जल होगा तो जल में H+ आयन होगा, के कारण Fe का क्या होता है? Fe2 में ऑक्सीकरण होता है। H+ आयन के कारण Fe का Fe2+ में ऑक्सीकरण होता है। मतलब ये इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की मांग करता है, तो Fe इलेक्ट्रॉन निकाल देता है अपने। समझ गए? या फिर यहाँ पे 2 होगा। अच्छा, या फिर दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2+ बना लेता है। ठीक है, समझ आ गई बात? और यहाँ पे जो इसका विभव होता है, इसके लिए विभव का मान इतना होता है, ये याद रखना आप। अब एनोड से निष्कासित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये वाले, ये कहाँ जाते हैं? ये निष्कासित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं, जिससे कैथोड अपक्रिया कहते हैं। फिर ऑक्सीजन जो आता है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वायु से। अब वायु के संपर्क में रहेगा ना लोहा जो होगा, नमी आएगी उसमें वायु नमी की वजह नमी आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, हाइड्रोजन की वजह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन का अपचयन होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है, मतलब जल बनता है यहाँ पे। समझे? अपचयन क्यों कहा है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिए जाते हैं हाइड्रोजन द्वारा, इसलिए 4 परमाणु। हाइड्रोजन कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 4 परमाणु। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों अपक्रियाओं के आधार पर लोहे में जंग लगना एक सेल अपक्रिया है। इन दोनों का पूर्ण अपक्रिया बनाएंगे। पूर्ण अपक्रिया बनाना मैंने सिखा दिया है, दोनों पक्षों को जोड़ लेंगे। ठीक है, जो काटेगा काट देंगे। ठीक है, ये सेल अपक्रिया, इसकी पूर्ण अपक्रिया आ जाएगी। तो हो गया फिर ये। अब हम ये चीज़ पूछी जाती है, जो लोहे का जंग होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है लाल भूरा पाउडर होता है ना एक तरह का। तो जंग का फार्मूला, जंग का अणुसूत्र यही होता है। ये एक्स, मतलब एक्स क्या है? एक्स के अणुओं, जल के अणुओं की संख्या है। एक्स क्या है यहाँ पे? जल के अणुओं की संख्या। ये चीज़ याद रखना आप। ठीक है बच्चा लोग, ये वही चीज़ है, सब वही लिखा है जो ऊपर समझ चुके हैं आप। ठीक है, अब उपाय क्या है? उपाय तो आप अच्छे से जानते होंगे। किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं? अधिक क्रियाशील धातु का लेप कर दिया जाता है। ऐसे लोहे को संक्षारण बचाने के लिए जिंक, एल्यूमिनियम या, है ना, इस धातुओं का क्या करते हैं? लेप कर देते हैं। जिंक, एल्यूमिनियम, टिन का लेप कर सकते हैं हम। अब विद्युत अपघटनीय सेल हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या उनका सेल? देखो, केमिकल सेल पढ़ लिए थे हम, विद्युत रासायनिक सेल पढ़ लिए थे हम शुरू में ही। विद्युत रासायनिक सेल में कौन सा सेल पढ़े? गैल्वनी या डैनियल सेल, दोनों को एक ही कहते हैं ना, गैल्वनी या डैनियल सेल। अब हमें पढ़ना है विद्युत अपघटनीय सेल, जो आप सामान्यतः कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ा करते हैं। इसमें विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का किस में परिवर्तन होता है? रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्या, कौन सा सेल? विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल में धारा का प्रवाह चालकता कहलाता है। तथा 2 प्रकार के पदार्थ जो अतः 2 प्रकार के चालक पदार्थ पाए जाते हैं। पदार्थ कितने तरह के? 2 प्रकार के, एक धात्विक चालक, एक विद्युत अपघटनीय चालक। इनमें दोनों में क्या अंतर है देख लेते हैं। इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होता है। ये जो बिलियन में होगा, जो बिलियन होता है, मैंने शुरू में बताया, बिलियन वाले लेसन में भी बताया था। जो में होता है, बिलियन में धारा का प्रवाह आयनों के रूप में होता है। और जो धातु होती है, धातु में कोई तार होता है, तार किसके बनाए जाते हैं? धातु के बनाए जाते हैं। उनमें धारा का प्रवाह किसकी मदद सहायता से होता है? इलेक्ट्रॉन की सहायता से। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तभी आयन बनेंगे। और इसमें
पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, इसमें पदार्थ का प्रवाह होता है। अब शुरू वाला डेनियल सेल भी हम पढ़े थे, आयन इधर से उधर जा रहे थे, लवण से तो हमें लगाना पड़ा था कि आयन की सांद्रता मेंटेन रहे। ठीक है, ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयनों की घट बढ़ जाती है। इसमें कंपन ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होती है, चालकता घट जाती है। समझ गए, ये अंतर बेसिक सा। अब विद्युत अपघट भी आप जानते हैं, वो इसमें जो आयनित हो जाते हैं, है ना, जो पदार्थ आयनित हो जाते हैं वो सब विद्युत अपघट कहलाते हैं। और प्रबल हो सकते हैं विद्युत अपघट, दुर्बल हो सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा कौन से प्रबल होते हैं, कौन से विद्युत दुर्बल होते हैं। अब हम विद्युत अपघटनी सेल पे आते हैं। ठीक है, अब यह एक स्वतः अपरिवर्तित प्रकृति का सेल है, जिसमें गिब्स ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। गिब्स ऊर्जा का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। समझे बेटा जी। अब क्यों धनात्मक होगा, अब गिब्स ऊर्जा तो जानते होगे ना आप क्या होती है, गिब्स ऊर्जा जानते हो। देखो, कोई भी सिस्टम हो उसके पास जो उसके फ्रीडमनेस के लिए जो, देखो इंथैल्पी क्या होती है, जो उसकी कुल ऊर्जा होती है वो इंथैल्पी होती है। ठीक है, अब इंथैल्पी में से हम कुछ ऊर्जा जो जो त्याग कर सकता है वो उस ऊर्जा को घटा दे। ठीक है, तो क्या किसके बराबर आ जाता है, इंथैल्पी के। बात ये हुई, जैसे मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं। कितने, 1,00,000 रुपए हैं। कितने लाख रुपए हैं, मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं। 1,00,000। ठीक है, मेरे को पता है मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। अब चलो 1 करोड़ समझ लो, इसको करोड़ समझ लो। अब मेरे को पता है मेरी ज़िंदगी जो है वो 40-50 लाख में कट जाएगी। 50 लाख तक लेता हूँ मैं ज़िंदगी काटने के लिए अपनी, ज़्यादा नहीं खर्चा करता ना। तो 50 लाख मैंने दान कर दिए, 50 लाख दान के। ये तो मेरी एंथैल्पी थी, जो जो मेरी ज़रूरत है, जितने में मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी वो है मेरी गिब्स ऊर्जा। और जितने दान किए मैंने वो मेरी थी व्यर्थ ऊर्जा। ठीक है, समझे बेटा जी। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ से जितनी जो उसकी ऊर्जा थी काम करने के लिए, सिल्कित ऊर्जा थी ही, वो इसकी गुप्त ऊर्जा थी। और बाहर से बैटरी लगाई जाती है ना, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये विद्युत ऊर्जा बाहर से दी जाती है। अब दी जाती है तो ये गिब्स ऊर्जा का मान क्या करेगी, बढ़ाएगा तो इसीलिए गिब्स ऊर्जा का मान इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है। गिब्स ऊर्जा क्या होता है, धनात्मक मान होता है। समझे बेटा जी। चलो अब देख ले तो, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में होती है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। उल्टामीटर या वोल्टमीटर कहते हैं। एक वोल्टामीटर में एस सी एल क्या है, कार्य करेगी, हमें अपघट का भर का एनोड व कैथोड की छड़ी लगाकर सेल से धारा प्रवाहित की जाती है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण व कैथोड पर अपचयन से पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है। एनोड पर जानते हो ऑक्सीकरण होता है हमेशा, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है ना। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, अब क्रिया विधि देख लेते हो। एस भरा गया, हमें पता है कौन सा विद्युत अपघट, सी एल एच प्लस होता है, सी एल माइनस आयन होता है। ये इस इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसके पास कमी तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण। ये एनोड पर होगा, ये कैथोड होगा। अब यहाँ पे जो होता है कैथोड ऋणावेशित होता है। ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना कैथोड पे, ये जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ये जा रहे हैं कैथोड पे। ठीक, इसीलिए ऐसा होता है। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं आप, जहाँ पे आपका फंडा काम कर जाता है ना, उसमें नहीं करता। विद्युत रासायनिक सेल में काम नहीं करता ये चीज़। विद्युत रासायनिक सेल में उल्टा हो जाता है, एनोड जो होता है वो ऋणावेशित होता है, कैथोड धनावेशित होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगी है। अच्छा बेटा, यहाँ पे बैटरी लगी है तो ये देखो, ऋण वाला ऋण इससे जुड़ा तो ये ऋण हो जाएगा कैथोड। ठीक है, ये धन हो जाएगा। Cl माइनस आयन इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, इस राड पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो यह ऋणावेशित हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को भागेंगे। ठीक, इसी राड से इधर को भागेंगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा एनोड से कैथोड की तरफ होगी, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है बेटा जी। H प्लस जो अरे सॉरी गलत बोल दिया यार, जो Cl है वो एनोड की तरफ जाएगा, ये H प्लस है जो कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे जो चार्ज आया है प्लस माइनस का, वो बैटरी की वजह से, बैटरी जिसमें देखो जोड़ दिए। ठीक है,
अगर ये माइनस वाला इसमें जोड़ रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है प्लस वाला होगा। ठीक है, तब यहाँ पे ये Cl जा रहा है प्लस वाले पे, एनोड पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर रहा है, छोड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ से यहाँ की तरफ हो रहा है, तो धारा का प्रवाह इस तरफ को होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब विद्युत अपघटन सेल के लिए, अब यहाँ पे जो पदार्थ की मात्रा होती है, जो विद्युत अपघट्ट होता है HCl था, यहाँ पे Cl इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन इकट्ठा हो रही है। तो इसी चीज़ को ज्ञात करने के लिए कितनी Cl इकट्ठा होगा, कितना हाइड्रोजन इकट्ठा होगा, कितनी गैस इकट्ठा होगी, ये चीज़ ज्ञात करने, कितने भार में इकट्ठा होगी, कितने आयतन में इकट्ठा होगी, इसी चीज़ को ज्ञात करने के लिए, इसी चीज़ का समझाने के लिए विद्युत अपघटनों के माध्यम, इसीलिए फैराडे के नियम आते हैं यहाँ पर। समझ गए? विद्युत अपघटन सेल में विद्युत अपघट्टों की मात्रा का अध्ययन, निम्न दो नियम, इतनी मात्रा में वहाँ पे प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, समझ गए? उसी का अध्ययन करने के लिए फैराडे के ने अपने नियम दिए। समझ गए आप लोग ये चीज़, फैराडे नियम क्यों आए? प्रथम नियम, दोनों नियम आप देख लेते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। प्रथम नियम बोलता है, ये आप जो फिजिक्स में पढ़े हो वो भी वहाँ से काम कर जाएंगे, देख लेना आप। किसी एक विद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। जो विद्युत इलेक्ट्रोड पर जो विद्युत अपघट्ट की मात्रा पाई जाएगी वो धारा के समानुपाती होगी। अथवा में दूसरा क्या हो सकता है, विद्युत अपघट्ट की प्रक्रिया में प्राप्त मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। माना क्यों कूलाम धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा ग्राम में है, तो जो ग्राम मात्रा होगी वो कूलाम की जितनी धारा प्रवाहित हो रही उसके समानुपाती हो गई। ये चीज़ यहाँ पे कूलाम हटाते हैं तो नीतांक लगाते हैं। समझ गए? नीतांक हमने लगा दे यहाँ पे W समानुपाती नीतांक है, जिसे विद्युत और रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसकी भी वैल्यू होती है, कहीं कहीं बुक में बेटा क्यों हटाते हैं, ये समानुपाती हटाते हैं तो जेड ही मिलता है, वैसे जेड मिलता है, जेड क्यों, और क्यों बराबर हमें पता है आवेश बराबर IT होता है, तो हम IT भी लिख सकते हैं क्यों की जगह पे। ठीक है, जेड याद रखना आप, जेड ही लिखो, जेड बराबर समानुपाती नीतांक, जेड ही मिलेगा यार, NCERT जेड ही लिखती है। ठीक है, क्यू बराबर IT, ये फार्मूला बन गया। यदि जब अगर क्यू का मान 1 कूलाम हम ले जाएं आवेश, तो जो M होगा वो जेड के बराबर होगा। W को हम जेड मान लेते हैं, ये जेड कर लेना। अच्छा ठीक है, अगर 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड में ले जाए मतलब 1 कूलाम आवेश ले जाया जाए, तो जो जेड का वैल्यू होगी वो मात्रा के बराबर होगी। समझ गए आप लोग ये? ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब द्वितीय नियम देख लेते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला बन जाता है दमदार। अब जेड की वैल्यू कैसे आएगी वो अभी आगे देखते हैं, जेड की वैल्यू कैसे आएगी वो अभी आगे देखते हैं, आगे मिलेगा। अब द्वितीय नियम से यहाँ पे जो मात्राएं होती हैं ना बेटा जी, जो ये नियम ये कहता है जो विद्युत अपघट्टों की मात्राएं होती हैं उनके अनुपात जो होता है वो नियत रहता है। ठीक है, जो उनका अनुपात नहीं, उनका जो अनुपात होता है वो तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। समझ रहे हो? जैसे हमने तो दो पदार्थ हैं M1 M2, तो इनका जो तुल्यांकी भार होगा उन्हीं के क्या होगा, उन्हीं के बराबर होगा। यही चीज़ कहता है द्वितीय नियम। ठीक है, पढ़ लो चाहे तो। भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में श्रेणी क्रम में धारा प्रवाहित कराने पर प्राप्त मात्रा उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के क्या होती है, बराबर होती है। कोई भी मात्रा जो होगी तुल्यांकी भार के बराबर होगी। M1 मात्रा है तो E1 के बराबर होगी, E1 यहाँ पर तो E1 का तुल्यांकी भार है, M2 है, 3 पदार्थ है तो तीनों की तुल्यांकी भार के बराबर होगी। इसको 1 व 2 से ऐसे भाग दे के ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 व 3 को भाग दे के ऐसे भी लिख सकते हैं एक दूसरे के। समझ गए आप लोग? आपस में भाग कर दिए हैं। ये देखो यहाँ पे 3 पदार्थ हम मान लिए, ये 3 सेल हैं, विद्युत अपघटन आपस में जुड़े हैं। ठीक है, 3 पदार्थ हैं, 3 अलग अलग, तीनों की मात्रा इसके द्वारा निकाल सकते हैं। अब इसका ले लो, यहाँ पे जेड का लेना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये कैसे ज्ञात करते हैं हम? देखो, इतने कूलाम धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त तुल्यांकी भार विद्युत धारा का तुल्यांक कहलाता है। समझे? इतने कूलाम धारा प्रवाहित की जाए, 1 मोल में ये इतना वैल्यू कहाँ से आती है? 1 मोल में, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में
इतने ही कूलाम आवेश होता है। ठीक है, ये आता कैसे बेटा जी, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कर लो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, अवोगाद्रो नंबर से, क्योंकि एक मोल बराबर कितना होता है, अवोगाद्रो नंबर ही तो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। समझे, और इनको कैलकुलेट कर लोगे ना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, मल्टीप्लाई अवोगाद्रो नंबर, ये आ जाता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ये जो आएगा लगभग में इतना ही आएगा, 96,400 शायद 8-9 ऐसे समथिंग आता है। तो इसको सीधा सीधा वैज्ञानिकों ने क्या माना, 96,500। कैलकुलेशन आसानी रहे इसलिए इसको सीधा सीधा क्या मान लिया, समझ गए। एक मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरण होता है उससे मोल में लेते हैं, किसको में लेते हैं, मोल में। तो इतना ही आवेश मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, और एन जो होता है एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतने ही। ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का है कूलाम, इतनी मात्रा, इतनी आवेश, समझे। अब जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतने से इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, समझ गए ये चीज़। ये क्या है, तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार भी निकालना हम अभी सीख लेंगे। तुल्यांकी भार हमने पहले भी आपको बताया। तुल्यांकी भार क्या होता है, संयोजकता, नीचे क्या होती है, संयोजकता एक कोई परमाणु होगा तो उसकी संयोजकता होगी। ठीक है, या फिर एन फैक्टर भी कुछ लोग बोलते हैं, हमने पहले बताया ये चीज़ बिलियन वाले लेसन में। अणुभार बटे संयोजकता, संयोजकता में अगर अम्ल होगा तो अम्लता लेंगे, क्षार होगा क्षारकता लेंगे, ठीक है, लवण होगा तो लवणता लेंगे। ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब प्रथम नियम में हमने इसकी वैल्यू रख दी, डब्ल्यू की मतलब जेड की वैल्यू रख दी, समझ गए। तो एम का मान इतना इतना आ गया। ठीक है, जेड, ये जेड था, इसकी जेड की जगह पे इतना रख दिया। ठीक है, ये देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, एक एफ, ठीक है, ये जो एक एफ बराबर यही होता है 96,500। ये कहाँ से आया, हमने बताया ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणे अवोगाद्रो संख्या, एक मोल, एक एफ मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है। ठीक है, वही चीज़ है। चलो अब यहाँ से देख लेते हैं, सवाल थोड़ा देख लो। लिखा है ये Cr2O7 कितने -2 ऋणावेश है इस पर, एरो 3R प्लस में कितने कूलाम विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। मतलब ये पदार्थ इसे तोड़ा जाता है तो इतना प्राप्त करने के लिए हमें कितने कूलाम विद्युत धारा की चाहिए। तो सुनो, यहाँ पे माइनस देखो कितने हैं, माइनस देखो बेटा कितने हैं। ये आक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी है, सी आर की आक्सीकरण संख्या देखो, एक पे -2, एक पे कितने 2, -2। देखो Cr थी प्लस में नहीं, यहाँ पे Cr का क्या हो रहा है, Cr का यहाँ पे आक्सीकरण संख्या देख लो बस, 14, 7 दूनी 14, तो Cr पर क्या आ जाएगा, 2 7 दूनी 14, 2 और 2 7 आएगा ना, प्लस का 7 आएगा। तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है, आक्सीकरण संख्या +7 आएगा, आक्सीकरण संख्या Cr की। तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो क्या होगा, अपचयन हो रहा है, तो इसमें से अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीजन निकलनी चाहिए। ऑक्सीजन किस रूप में निकलेगी, H2O के रूप में, तो H+ ले आए हैं। अब बैलेंस कर लिए तो 14 लगा दिए हैं इसके सामने, समझ आ गई बात। अब सर 6 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन देखो, इस पर 2 Cr 2 बैलेंस करने के 2 कर दिए हैं, तो इस पर आवेश कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, एक Cr पर 3+, तो 2 Cr पर 6+। H2O तो उदासीन है, यहाँ पे कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो, इस पर 2 माइनस है, ये इस पूरे अणु पर, और इस पर कितने हैं, एक हाइड्रोजन पे 1+ है, तो 14 हाइड्रोजन पे 14+। ठीक है, टोटल कितनी ऑक्सीकरण संख्या इधर आ रही है, माइनस को 2 प्लस का 14, कुल मिला के बना 12। इस तरफ +6 बनता है, इस तरफ 6 ज़्यादा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, एक इलेक्ट्रॉन में एक ऋणावेश है ना, एक माइनस, तो 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो ये 6 प्लस का 6 आवेश क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब धारा जो 6 मोल इलेक्ट्रॉन है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन को हम 6F भी लिख देते हैं।
हमें एफ की वैल्यू पता है, 6F लिख देंगे, एफ की वैल्यू हमें पता है 96,500, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, बस आ जाएगा। समझे, एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन के इतने कूलाम है ना मान, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बस 6 की वैल्यू निकाल लेंगे, या 6F कह दो चाहे 6 इलेक्ट्रॉन कह दो। समझ में आया कि नहीं? फिर से समझ लेना ये सवाल, अच्छा काम का इस तरह सवाल भी आ जाते हैं। चलो, कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर धारा, कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक देने पर कैथोड पर कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? ये तो हमारा फार्मूले से लग जाएगा आराम से। कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें 1.5 एम्पियर की धारा दे रहे हैं, बैटरी लगा के 1.5 एम्पियर की धारा दे रहे हैं, तो बताओ कि 10 मिनट बाद कैथोड पर कॉपर कितना इकट्ठा पाया जाएगा। कॉपर की मात्रा ज्ञात करनी है, बस फार्मूला हमें पता है। एम किसके लिए निकालना है? एम निकालना है CO के लिए, कॉपर के लिए। रिएक्शन देख लो क्या होगा, कैथोड पर क्या होता है बेटा जी, अपचयन। तो Cu2 प्लस कितने, ये आखिरकार 2 ही तो दिखाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसमें बदलेगा, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि समझ गए आप लोग, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो ये सब यहाँ पे सब टोटल मान रख दिए टोटल मान रख दिए। ई का मान हमें निकाल लेना है, ई का मान हमें निकालना है बेटा पर जी। ई का मान निकालने के लिए क्या कर, इसका अणुभार कितना होता है कॉपर का? 63, और इसकी संयोजकता इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। तो ई का मान इतना आ गया, ठीक है, ई का मान इतना आ गया, बस फार्मूले में रख दो। आई का मान हमें पता है, आई का मान पता है, आई 1.5 एम्पियर थी, समय कितना था? समय कितना था? 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम सेकेंड में बदल लेंगे, 10 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 600 सेकेंड आ जाएंगे, 600 सेकेंड आएगा, 1.5 एम्पियर धारा आ जाएगी, 63/2, ये ई का मान आ गया। समझे, अड़भार बटे तुल्यांकी भार, यही तो है। यहाँ पे आइटम है, CO क्या है? आइटम है, तो आइटम का परमाणु भार देखेंगे और उसका संयोजकता लिख देंगे, ये चीज़ हो गया। और ये फार्मूले में था ही 96,500, बस सॉल्व कर लिए, जो भी आया आ गया आपके सामने, सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा जी, समझ गए, ये चीज़ था। अब चालकता वगैरह ये सब कल देखें बेटा जी, ये सब कल पढ़ेंगे। अब कोशिश करेंगे 1-2 वीडियो में लेसन ख़त्म कर दें। वो ये सब दुनियादारी जो है 2 वीडियो में कोशिश करेंगे लेसन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इन वीडियोज़ को शेयर करिए। इसके बाद जो अगला लेसन शुरू करेंगे हम कोशिश करेंगे बोर्ड पे पढ़ाएंगे, बोर्ड ही पे पढ़ाएंगे अब, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।